नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 22 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आई है। और एयर स्ट्राइक कितनी ज़्यादा भयानक थी, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि अमेरिका इस समय हार मान चुका है और ये हार क्यों मान चुका है और अमेरिका के ऑफिशियल ने इसके बारे में क्या कंफर्मेशन दी है, इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से अपनी रॉकेट और अपनी मिसाइलों को तैयार कर लिया और ये बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की फेवरेट पार्टी यानी बीजेपी में कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और ये आरोप कैसा है, इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आपको हंसी आ जाएगी। और साथ ही ईरान ने अपनी आर्मी को एक स्पेशल ऑर्डर दिया है और ये ऑर्डर कौन सा है, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, ये खबर भी बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और ईरान और इजराइल की जंग में आप किसके हक में दुआ करते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताना शुरू करता हूं। और सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों अफगानिस्तान से। दरअसल आज रात यानी 22 तारीख की रात और 21 तारीख की रात के दरमियान जो ये समय पड़ा, इस समय पाकिस्तान ने अचानक से अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। अब एयर स्ट्राइक क्यों की, इसके बारे में थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। दरअसल पाकिस्तान का बयान ये है कि अचानक से जो पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट होते थे, अचानक से जो दंगे फसाद होते थे, अचानक से किसी को देके गोली मार दी जाती थी, इन तमाम चीज़ों में अगर किसी का हाथ था तो अफगानिस्तान का था। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है यानी टीटीपी, इसी टीटीपी ने अलग अलग जगहों पे ब्लास्ट करवाए और ब्लास्ट करवा के पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। इस वजह से रात में ही अचानक से पाकिस्तान प्लान बनाता है। प्लान बनाने के साथ पाकिस्तान अपने एयरफोर्स को यानी F-16 को और साथ ही इनके पास और भी जो खतरनाक फाइटर जेट हैं उनको भेजता है। और भेजने के बाद जो बॉर्डर के इलाके थे वहाँ पे बम बरसाता है। अब जब बम बरसाया गया तो पाकिस्तान का अपना एक अलग क्लेम है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने 28 से ज़्यादा टीटीपी के आतंकवादियों को और साथ ही ISIS के आतंकवादियों को मार गिराया है। लेकिन जो इस समय तालिबान है, जो इस समय अफगानिस्तान है, उसका कहना ये है कि इन्होंने ना किसी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग को मारा है, ना ही इन्होंने ISIS के आतंकवादियों को मारा, बल्कि इन्होंने एक घर पे हमला किया और इस घर के 23 सदस्यों को मारा। इसमें से 2 जैसे तैसे करके सरवाइव कर चुके हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी ज़िंदगी शायद ऊपर वाला बचा दे। लेकिन बाकी जो 21 लोग हैं उनके मारे जाने की खबर है। अब हमला कैसा था, कितना इंटेंस था, उसका एक बार उसका छोटा सा वीडियो देखें, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। वीडियो देखें पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितना प्रीसियस एयर स्ट्राइक इस समय पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर किया। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो निकल के सामने आया जिसमें 21 के करीब कब्रें खोदी गई थी और अफगानिस्तान के लोगों ने इन 21 लोगों का अंतिम संस्कार दफना के किया। और ये कहा जा रहा है कि एक ही परिवार के 21 लोग थे और उस कब्र के अंतिम संस्कार का वीडियो भी स्क्रीन पे देखें पहले आप।
इस वीडियो में भी दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कब्रें लाइन टू लाइन खोदी गई हैं, किस हिसाब से 21 मासूमों को दफनाया जाएगा। कई सारे तो उसमें बच्चे भी हैं, कई सारे महिलाएं भी हैं, चूंकि एक घर के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का काम किया था। अब इस पे अफगानिस्तान की हुकूमत का कहना है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम बदला जरूर लेंगे, यानी तालिबान ने बदला लेने की कसम तो खाई है। लेकिन अब आपके सामने एक बड़ा सवाल रखता हूँ। आपको याद होगा चंद दिन पहले ये बात उठी थी कि अमेरिका अगर ईरान पे हमला करेगा तो वो इसी रमज़ान में ही करेगा, क्योंकि रमज़ान में लोग अपने इबादत में ज़्यादा व्यस्त होते हैं, लोग इबादत में मशगूल होते हैं, और ऐसे हाल में जो शैतान होता है वो अक्सर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और इस चीज़ पे हमने भी कंडेम किया था, आपने भी कंडेम किया था, और कई सारे जो पाकिस्तानी भाई मुझे देखते हैं वो भी कह रहे थे कि देखो रमज़ान के पावन महीने में अगर हमला करते हैं तो कितनी गलत बात है। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि सेम काम तो पाकिस्तान ने भी किया। अभी तक कहीं से भी टीटीपी के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। एक परिवार के 21 लोगों को मार के क्या पाकिस्तान ने सही किया? इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूं, चूंकि ये मामला अब यही नहीं थमने वाला, चूंकि अब तालिबान भी कुछ न कुछ रिटेलिएट करेगा। और ऐसे हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, इधर अमेरिका की ही आर्मी के हवाले से एक बयान निकल के सामने आया है कि ईरान पे हमला करने के लिए सैटरडे से लेके मंडे और ट्यूसडे यानी सोमवार और मंगलवार की तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन इस हमले में कुछ अटकलें और कुछ अड़चने आ रही हैं। दरअसल साफ तौर पे जब ये बजट पेश किया गया और ये पूरा प्लान पेश किया गया डोनाल्ड ट्रंप के आगे, तब ट्रंप के सामने जेडी वेंस भी बैठे थे, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। जेडी वेंस ने साफ तौर पे कहा कि आप एक चीज़ समझते क्यों नहीं हैं। जेडी वेंस ने कहा कि आप एक चीज़ समझते क्यों नहीं है कि भाई साहब हमने इतनी तैयारी कर ली, अपना 1/3 नेवी का हिस्सा वहाँ पे लगा दिया, अपनी आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय कर ली, जितने भी हमारे फाइटर जेट थे उनको डिप्लॉय कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ना तो सरेंडर कर रहा है ना ही कुछ और कर रहा है। तो ऐसे हाल में क्या हमारा हमला करना सही होगा? क्या कुछ पॉडकास्ट में बातचीत हुई थी, थोड़ा सा सुने आप पहले कि कैसे सोमवार और मंगलवार को हमला करने के बारे में अमेरिका की आर्मी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था। सुने आप। I have a friend, former CIA officer, who was at the White House this morning talking to his friends, and he says that a decision has been made to attack Iran on Monday or Tuesday. The president yesterday gave the Iranians 10 days to accept our proposals for an end to their ballistic missile program, an end to their uranium enrichment program, an end to supporting groups in the Middle East like Hamas and Hezbollah and the Houthis. But he's done this before. Well, he'll give you 10 days, he'll give you 2 weeks, and then he'll just attack 2 days into it. He thinks that keeps people off balance. And so he said that there are battle lines, that the anti-war forces are J.D. Vance and Tulsi Gabbard. He said that That's it. He said the pro-war people are led by Marco Rubio and include Pete Hegseth and now the Joint Chiefs of Staff. And I stopped him on that point this morning and I said, wait a minute. I said, during the Iraq War, at the start of the Iraq War, the most stridently and इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से पॉडकास्ट में इन्हीं के ऑफिशियल्स का बयान निकल के सामने आ रहा है कि सोमवार और मंगलवार को हमला करने की तारीख मुकर्रर की गई है। अब सुनिए इसी बीच स्टीव विटकॉफ, जो कि एक बड़े माने जाने अमेरिका के पहचान रखने वाले शख्स हैं, स्पेशल इन्वॉय यानी स्पेशल राजदूत हैं, इनका बयान निकल के सामने आया है कि मुझे बड़ा ताजुब है कि हमने अपनी सारी तैयारियां कर ली, हमने डराने की भी कोशिश की, हमने धमकियां भी दी, इसके बावजूद भी ईरान में न जाने ऐसी कौन सी ताकत है कि ईरान ने सरेंडर करने का नाम तक नहीं लिया। क्या कुछ स्टीव विटकॉफ ने कहा वो भी सुने आप जरा। I know that we have red lines here from the U.S. How about over with Iran? The president asked me that this morning, and I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place.
Well, there's that. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि स्टीव विटकॉफ ने क्या गजब वाजिब बात बोली कि भाई साहब अमेरिका ने जितनी ताकत लगा सकता था अमेरिका उतनी लगा दी। इजराइल अलग फनफुलाए खड़ा है कि जैसे हमला होगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन धमकी दे रहा है कि 10 दिन का अल्टीमेटम है, 5 दिन का अल्टीमेटम है, सैटरडे तक का अल्टीमेटम है। लेकिन जब नेगोशिएशन शुरू हुआ तब इन्होंने यूरेनियम के मामले पे भी ईरान के हक में बातचीत कर दी। साथ ही इन्होंने कभी भी हमला करने की पहल तक नहीं की। तो क्या सच में ईरान के पास कोई ऐसी ताकत है? तो ताकत कौन सी है अब मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज ये, ईरान की आवाम ने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम जिहाद ही करेंगे। यानी जो एम्बेसडर साहब है उनका भी बयान आया था कि जिहाद करेंगे। लेकिन अब ईरान की आवाम का भी कहना है कि अगर हमारे सुप्रीम लीडर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम जिहाद करेंगे। यानी कहीं भी हमें अमेरिकन सैनिक दिखेंगे तो उनको हम निपटा देंगे। अब सुनिए, इधर ईरान ने अपने जो सेना के जवान हैं वो चाहे छोटे पैमाने पे हो चाहे बड़े पैमाने पे हो, सबको एक खास आदेश दिया। सबसे एक बात बहुत प्यार से बोली कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है और इनकेस आपका कमांडर मारा जाए, इनकेस आपका जो लीडर है वो मारा जाए, तो ऐसे हाल में आपको हथियार नहीं डालना है। ऐसे हाल में आप ये चीज़ मत सोचिएगा कि यार अब हमारा कमांडर नहीं है, हमारा मेजर नहीं है, हमारा जनरल नहीं है, या फिर जो भी आपका सीनियर सैनिक है वो नहीं है, आपका हवलदार नहीं है, आपका इंस्पेक्टर नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप हथियार छोड़ दीजिए। चूँकि आपके पास अब पता ही नहीं है, आपके पास कोई इल्म ही नहीं है कि क्या करना है, तो ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो। इस वजह से ईरान की हुकूमत ने ये बात बड़े साफ तौर पे बोल दी थी दोस्तों कि अगर आपका सीनियर मारा जाता है तो आपके लिए अभी से एक आदेश है कि आप हथियार नहीं छोड़ेंगे, आप लड़ते रहेंगे, आप आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अगर जनरल मारा जाता है तो उसकी जगह को कर्नल ले लेगा, कर्नल मारा जाता है तो उसकी जगह को कमांडर ले लेगा, कमांडर मारा जाता है तो उसकी जगह को हवलदार ले लेगा, या फिर ये मारे जाते हैं तो इंस्पेक्टर ले लेगा। उसके बाद अगर सब मारे जाते हैं तो जो सैनिक है उन्हीं में से कोई एक लीडर बन जाएगा और ये चीज़ें ऑन द स्पॉट होंगी। ऐसा नहीं है कि कोई सुबह सुबह जंग चली, शाम को ये मारे गए तो रात को इनकी ताजपोशी हुई। नहीं नहीं नहीं, आप आपस में डिसाइड कीजिए। और एक खास बात, अगर सामने दुश्मन है तो किसी ऑर्डर का इंतजार मत कीजिए, बेझिझक गोली चलाइए। ऐसा आदेश ईरान ने अपनी सैनिकों को दे दिया है। यानी अब अगर ईरान का एक भी सैनिक जिंदा है दोस्तों तो मतलब ईरान लड़ रहा है। ऐसा आदेश ईरान का आना, वो भी ऐसे मौके पे, इस समय इजराइल और अमेरिका को हिलाने वाला है। इसी बीच हिजबुल्लाह के हवाले से भी बड़ी रिपोर्ट आई है कि हिजबुल्लाह ने भी अपने रॉकेट को फिर से तैयार कर लिया है। लगातार रॉकेट के लॉन्चरों को फिर से बनाया जा रहा। इजराइल छुटपुटिया हमला करके भले ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इतना बड़ा लेबनान है, अंदर ही अंदर इतनी सुरंग है कि कहां से कौन सा रॉकेट लॉन्च होगा। इस समय इजराइल इसको लेके भी अच्छा खासा कंफ्यूज है। और अभी कल मैंने आपको बताया था और आज सुबह भी बताया था कि इधर हुतीज ने भी कमर कस ली है कि हुतीज भी अपनी तैयारियां बहुत मुकम्मल तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे हाल में इधर हिजबुल्लाह का तैयार होना, इधर हुतीज का तैयार होना, हमास का अभी तक क्या स्टैंड है वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन इन दोनों देशों का, दोनों संगठनों का इस तरह से तैयार होना इजराइल को भी अंदर ही अंदर डरा रहा। और सुनिए, जब बात अपने पे आती है तब ये जो अरब के भड़वे हैं इनका मुंह खुलता है, अदरवाइज नहीं खुलता। दरअसल माइक हथावी जो कि एम्बेसडर हैं इस समय अमेरिका के, इनका स्टेटमेंट आया था दोस्तों कि अगर इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा कर ले तो पूरा मिडिल ईस्ट तनाव मुक्त हो जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा, ना कहीं कोई टेंशन होगी ना कहीं कुछ होगा। ये वीडियो हालांकि मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन एक बार आपको और दिखाता हूं। This particular area that we're talking about now, Israel, is a land that God gave through Abraham to a people that he chose. It was a people, a place, and a purpose. We can look at it that way. Christian Zionism, I want to go back because that's where we started. I'm not going to let you off on this because you have said it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15 as I have many times. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से माइक हथावी ने कितना क्लियर बता दिया कि इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा कर लेना चाहिए। यानी क्या गाजा, क्या लेबनान, क्या सीरिया, चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, एक एक करके इजराइल सब पे कब्जा करेगा, ऐसा कहना है माइक हथावी का। और जब ये बयान माइक हथावी का निकल के सामने आया तब सऊदी अरब ने भी कंडेम्ड करना शुरू किया। यानी जो इजराइल अब तक गाजा पे कब्जा कर रहा था तब सऊदी अरब के मुंह से उफ तक ना निकली,
लेकिन अब अपनी बारी आई तब ये चीखने चिल्लाने लगे। इधर कतर ने भी कंडेम्ड किया, इधर सीरिया ने भी कंडेम्ड किया, इधर जॉर्डन ने भी कंडेम्ड कर दिया। यानी अब तक जो इजराइल के साथ व्यापार खेल रहे थे, उसको पैसे कमवा रहे थे, हथियार बनाने के लिए पावर दे रहे थे, आज वही लोग कंडेम्ड कर रहे हैं। लेकिन इनको जान के हैरानी होगी कि वो टाइम अब बीत गया। इजराइल अब बहुत आगे निकल चुका है। ईरान जब तक है तब तक इजराइल रुका है। ईरान में सुप्रीम लीडर जिस दिन चले गए या फिर जंग हार गए, उसी दिन सारा खेल खत्म है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है। इधर अब आपको भारत की दो बड़ी खबरें बताता हूँ। आपको याद होगा महाराष्ट्र के एक बड़े कद्दावर नेता अजित पवार दादा एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। उनके साथ 2 पायलट भी मारे गए थे। लेकिन अब अजित पवार के जो भतीजे हैं रोहित पवार, उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्लेन से अजित पवार को भेजा गया था, उस प्लेन में एक्स्ट्रा पेट्रोल रखा गया था कैंस में भर के। यानी जब आग लगी तो शायद वो लोग बच भी जाते। लेकिन कहानी सुनिए आप कि जो पेट्रोल रखा गया था, उस पेट्रोल में जब ब्लास्ट हुआ तब ये तमाम लोग मारे गए। क्या कुछ कहा था रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, थोड़ा सा सुने आप। तो ये सब बेसिक डिटेल्स है। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा के टाइम नहीं लूंगा, जिसमें 2-3 ब्लास्ट, मेन ब्लास्ट होने के बाद भी वहां पे ब्लास्ट हुए थे। उसमें हमको यही कहना है कि ये जो फ्लाइट जो क्रैश हुआ था, अजित दादा जहां पे बैठे थे उनके पीछे टॉयलेट सेक्शन होता है, उसके पीछे एक एरिया होता है जहां पे बैग्स रखे जाते हैं। तो वहां पे एडिशनल पेट्रोल के कैंस वहां पे रखे गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। और उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी वो वहां पे होने के कारण ही आग लगी थी, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने की वहां पे जरूरत है। और दूसरी बात, इस प्लेन में अननेसेसरीली ये जो तेल होता है या पेट्रोल होता है वो ज्यादा भरा था, क्योंकि वो आगे जाके अगर हैदराबाद जा रहे थे या जो दूसरा उनका लैंडिंग स्ट्रिप था वहां पे वो जाने वाले थे, वहां पे भी वो फिल कर सकते थे। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने सरकार पे कितने गंभीर आरोप लगाए। और इस मामले को आपको यूं ही रफा दफा नहीं करना होगा, आपको भी इस वीडियो को शेयर करना होगा ताकि लोग जान सकें कि आखिर हमारे देश में चलता क्या है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि एक मुख्यमंत्री लेवल के आदमी को, एक उप मुख्यमंत्री लेवल के आदमी को, यानी महाराष्ट्र में आज तक कोई मुख्यमंत्री बना तो अजित पवार साहब ही थे। उनकी मौत हो जाती और मौत के कुछ महीने बाद पता चलता है कि भाई साहब उनके प्लेन में पेट्रोल रखा गया था। इधर बीजेपी के एक विधायक है जिनका नाम है चंदू लामाड़ी, ये कर्नाटक के विधायक हैं। एक आदमी से 5 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। 5 लाख रुपए कहने सुनने में यह आंकड़ा बड़ा छोटा लगता है, लेकिन आप सोच के देखिए कि जो आदमी बीजेपी जैसे पार्टी में हो, जिस पार्टी का अपना खुद का अकाउंट अरबों खरबों डॉलर से भरा हो, वहां का विधायक आम जनता से 5 लाख रुपए रिश्वत भी मांगता है। यानी इधर से भी लूटना है, इधर से भी लूटना है। तो इस खबर को भी धड़धड़ा के शेयर कीजिएगा ताकि आपके आसपास के जो लोग हैं उन तक ये बात पहुंच जाए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।